हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो या आप नॉन दिव्यांग साथी हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि पता है, आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ, हाई लेवल की सैलरी की भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपकी दिलचस्पी है बैंक में जाने की, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप में कोई सी भी दिव्यांगता हो, चाहे आप विजुअली इम्पायर्ड हो, चाहे आप एचआई वाले दिव्यांग हो, चाहे आप ओएच या लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, चाहे आप अदर डिसेबिलिटी वाले हो, आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर बैंक की तरफ से निकल कर आई है। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो ये बैंक में भर्ती आई है, इसमें कौन कौन दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टेम्परेरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेरी वाले भी कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो भी आगे बताऊँगा। किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं ये भी आपको बताऊँगा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी। और इसमें पता है, स्क्राइब के रूल्स काफ़ी हार्ड है। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम वगैरह चाहिए तो उसका रूल्स भी काफ़ी हार्ड है, वो भी ध्यान से देख लेना। मैं सब कुछ यहाँ पर समझा दूंगा। एक भी गलती मत करना। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको बाहर किया जा सकता है, आप ये समझ लीजिए। और ये आपका दोबारा से भी रीअसेसमेंट करवा सकते हैं एग्ज़ाम के बाद भी, अगर आपने स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम में कोई गलती की तो। और फॉर्म भरने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप विजुअली इम्पायर्ड वाले कैंडिडेट हो तो अपनी कैटेगरी सही से चूज़ करना, एचआई वाले हो तो सही से चूज़ करना, एलडी वाले हो या अदर वाले हो तो सही से चूज़ करना। अगर आप एक बार गलत चूज़ कर देंगे तो दोबारा आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप बीच में वीडियो मत छोड़ना, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको सब कुछ समझना है और इसका फॉर्म भरना है तो। देखो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अभी चल नहीं रहा है तो वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा, और लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लगा दूंगा फॉर्म अप्लाई करने का, क्योंकि ये फॉर्म भरा जाने लगा है। अगर आप में से ज़्यादातर लोग कमेंट करेंगे कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी भी वीडियो बना दो, तो मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा फॉर्म फिल करने की। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा, उसको भी ज़रूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। इससे रिलेटेड जो भी आने वाले दिनों में जानकारी होगी, जब इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा, कट ऑफ वगैरह, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। आपके जितने भी दिव्यांग साथी हैं, जिस भी दिव्यांग ग्रुप में आप ऐड हो, उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दो। क्योंकि टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा तो वहाँ पर वीडियो जा नहीं पा रही है, तो आप लोग ही मेरी हेल्प करो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर देना। चलो अब हम शुरू करते हैं और इस नोटिफिकेशन को, पूरे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एसबीआई बैंक में जो भर्ती निकल कर आई है वो है पीओ की भर्ती। ठीक है, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर की। और टोटल पोस्ट यहाँ पर 1500 निकाली गई है, जिसमें से दिव्यांगजनों की भी 61 पोस्टें हैं। मुझे बैंक की भर्ती की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये टाइमली एग्ज़ाम करवा लेते हैं और एक साल के अंदर अंदर ये आपको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। देखो, इस वाली भर्ती का भी ये एग्ज़ाम करवा लेंगे। प्री एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त 2026 तक, और इसका मेंस जो होगा वो भी ये सितंबर 2026 तक करा लेंगे। और इसका इंटरव्यू वगैरह भी जो होगा वो अक्टूबर नवंबर तक ये करवा लेंगे, और इसके बाद में दिसंबर जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। ठीक है, तो देखो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर लो। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें दिव्यांगजनों की अगर मैं पोस्टों की बात करूँ तो अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है तो आपकी यहाँ पर 15 पोस्टें हैं, और ये पोस्टें रेगुलर वाली है। ठीक है, मतलब परमानेंट भर्ती है, ये कोई अप्रेंटिस वगैरह वाली भर्ती नहीं है, ये परमानेंट पोस्टों की भर्ती है। तो यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं, एचआई वालों की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड यानी ओएच वालों की यहाँ पर 14 पोस्टें हैं, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 16 पोस्टें हैं। तो देखो, यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की 15 हो गई, एचआई की 16 और एलडी की 14 और अदर डिसेबल्ड की भी 16। इस तरीके से टोटल दिव्यांगजनों की पोस्ट हो गई 61। और अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो ये 1500 पोस्टें हैं। देखो, इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 18 जून 2026 से, और ये 8 जुलाई 2026 तक ही भरे जाएंगे। मतलब आपके पास में केवल और केवल
17-18 दिन का टाइम है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर लो। फीस भी आप 18/6/2026 से 8 जुलाई 2026 तक ही जमा कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज जो है वो 1/4/2026 तक 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 21 से 30 वर्ष के बीच में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं और UR/EWS से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं और OBC वाले दिव्यांगजन हैं तो आपको 13 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप SC/ST वाले दिव्यांगजन हो तो आपको 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो 30 सितंबर 2026 तक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया तो आप अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। 30 सितंबर 2026 से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और अगर आप पहले से ही पास्ड आउट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं मांगा गया है। बस अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो देखो अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा HI कैटेगरी में अगर आप HH वाले हो, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डेफ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में या OH कैटेगरी में OA है, मतलब आपके एक हाथ में दिक्कत है या आपके दोनों हाथों में दिक्कत है या आपके एक पैर में या दोनों पैरों में या एक हाथ एक पैर मतलब OAL, या आप CP वाले हैं, LC, DW, AAV, SD, SI वाले हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी में अगर आप ASD हो, माइल्ड वाले और मेंटल इलनेस है तो अप्लाई कर सकते हो। और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म भरने में फ़ीस कितनी लगेगी ये बात करूँ तो देखो अगर आप EWS, अनरिजर्व, OBC वाले हैं तो आपकी 750 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप SC, ST और दिव्यांगजन हैं तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आप फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो। आपको साइबर कैफ़े वगैरह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा फॉर्म भरने की भी। और दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। और अप्लाई करने के लिए भी आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, ज़रूरी नहीं कि किसी एक स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर स्टेट वालों के लिए है, मतलब आप जम्मू कश्मीर से हो, UP से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अपने हिसाब से अपने आसपास भी आप इसमें सेंटर ले सकते हो। इस लिस्ट में देखो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिनके पास में टेम्परेरी वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो देखो अगर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लाइकली टू इम्प्रूव लिखा हुआ है तो आपको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बट अगर आपके पास में टेम्परेरी वाला सर्टिफिकेट है और उस पर प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव या नॉट लाइकली टू इम्प्रूव लिखा है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बस टेम्परेरी वालों में रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा जिनके सर्टिफिकेट पर लाइकली टू इम्प्रूव लिखा हुआ है। बाकी परमानेंट वाले तो आराम से अप्लाई कर ही सकते हैं। अब दोस्तों हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। देखो सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो 3rd फेज़ का रहेगा। ठीक है, आपका जो फेज़ 1 होगा उसमें आपका प्री होगा। प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 ही मार्क्स के होंगे। उसमें सबसे पहले आपसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन 100 हो गए और ये 100 ही मार्क्स का होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, मैथ के लिए भी 20 मिनट और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। इस तरीके से आपको 1 घंटे का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल हो गए उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और आपका जो प्री होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगेगी, 100 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। जब आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्री के बाद में मेंस में 10 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो मेंस जो होगा आपका वो भी देख लो।
और जो आपका प्री होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। तो निगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखना, गलत क्वेश्चन मत करना, इसमें जितना आ रहा हो उतना ही करना और अच्छे से तैयारी अभी से कर लेना ताकि आपका पेपर अच्छे से हो। इसके बाद प्री होने के बाद में आपका फेज़ सेकंड होगा जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल 200 मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये ऑनलाइन ही होगा, और 30 मार्क्स रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के, ये भी ऑनलाइन ही कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और उसमें 4 सेक्शन होंगे जो टोटल 200 मार्क्स का होगा। आप देखो पहला वाला सेक्शन जो होगा उसमें रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। फिर डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 और ये 60 मार्क्स के होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन हुए यहाँ पर 170 और टोटल मार्क्स हुए यहाँ पर 200। आपको रीजनिंग कंप्यूटर करने के लिए 50 मिनट मिलेगा, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के लिए 45 मिनट और जनरल अवेयरनेस करने के लिए 45 मिनट और इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। इस तरीके से 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर आपके सामने डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जो कम्युनिकेशन स्किल होगा आपका, जिसमें ईमेल्स आपके सामने आएगी 2, उसमें से 1 करना होगा। ठीक है, ईमेल टाइप वगैरह किस तरीके से ईमेल की जाती है ये सब पूछा जाएगा आपसे। फिर आपके पास में सिचुएशन एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 1 करना होगा। फिर आपके सामने रिपोर्ट्स राइटिंग या प्रेसिस राइटिंग आएगी, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और टोटल मार्क्स हो गए 30। इस हिसाब से मेंस में आपके टोटल मार्क्स जो हुए वो हुए 230 और इसके लिए आपको समय मिला 3 घंटा 30 मिनट। आपके फाइनल सिलेक्शन में आपका मेंस जो होगा वो मुख्य भूमिका निभाएगा, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। और देखो मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, प्री में भी 1/4 की रहेगी और मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर दोस्तों जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो मेंस होने के बाद में आपका जो फेज़ 3 रहेगा उसमें कंप्राइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स मिलेंगे आपको और इंटरव्यू के 30 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 हो जाएंगे और 50 में से आप जितना अच्छा कर ले जाओ अपना इंटरव्यू वगैरह वो बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो देख लो सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें लगभग पर मंथ आपकी 85,920 से ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। तो आप लोग जितने भी बैंकों की तैयारी कर रहे हो वो इसमें फॉर्म ज़रूर भरना और इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना। चलो अब हम देख लेते हैं स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम से रिलेटेड क्या रूल्स है, क्या नियम है। देखो दोस्तों इस भर्ती में रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सर्टिफिकेट 40% या उससे ज़्यादा का बना होगा और टेम्परेरी वालों को मैं बता चुका हूँ, अगर उनके पे लाइक टू इम्प्रूव नहीं लिखा है तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर लाइक टू इम्प्रूव लिखा है तो फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप देखो जिन लोगों को स्क्राइब लेना है या एक्स्ट्रा टाइम लेना है और वो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स या एनेक्सर अभी नहीं बनवाना है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपका कॉल लेटर आएगा तो उसके साथ में आपका स्क्राइब का भी एक फॉर्म निकलेगा, तो उसको भरकर सेंटर पर ले जाना है। ठीक है, वो अंडरटेकिंग है, उसको भरकर ले जाना है और उसके साथ में अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका जो UDID कार्ड है या आपका डिसेबिलिटी कार्ड है वो भी ज़रूर ले जाना है, अपना आधार भी ज़रूर ले जाना है, जितने 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांगजन हो। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लो, इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है तो तभी आप फॉर्म भरते हुए यस करना, वरना मत करना, क्योंकि ये आपका बाद में भी रीअसेसमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत कड़े तरीके से लिखा है कि अगर कोई भी बाद में भी अगर ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से स्क्राइब लिया है या गलत तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो बिना किसी नोटिस के उनको जॉब से भी निकाला जाएगा, अगर वो जॉब पर लग जाएंगे तब भी, या अगर एग्ज़ाम सेंटर पर ही ऐसा पता चलता है कि आपने
गलती से या गलत तरीके से लिया है तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वही लोग यस करना एक्स्ट्रा टाइम के लिए या स्क्राइब के लिए जो एलिजिबल है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बिना बात के यस मत करना। कभी आप सोचो कि हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, हम यस कर देते हैं, ऐसा नहीं। बैंक में बहुत अच्छे से कड़े तरीके से देखा जाता है सब कुछ। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने स्क्राइब लिया था उनको बाद में ऑफिस में बुलाकर उनसे पूछताछ भी की गई है, उनसे क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, गलत तरीके से मत करना कुछ भी। अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल ले लो। देखो आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो जो एलिजिबल है वो ही उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है। और बेनिफिट क्या, अगर उनको ज़रूरत है तो वो लेंगे। मान लो किसी का हाथ काम नहीं कर रहा और उनको ज़रूरत है तो वो लेंगे, जिनको नहीं ज़रूरत है तो वो बिना बात के क्यों लेंगे, नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप अगर इसमें स्क्राइब लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो। एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, लेना चाहते हो बिल्कुल फॉर्म भरते हुए यस कर लेना, अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है, वरना कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। और इसमें आप अपना ही स्क्राइब ले जा सकते हो, जितने भी विजुअली इम्पायर्ड है या और कोई ऐसे दिव्यांग है जो बोध आर्म हैं, तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप अपना ही स्क्राइब ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स या एनेक्सर बनवाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस जब आप सेंटर पर जाएंगे तो उसके साथ में कॉल लेटर के साथ में जो डिसेबल्ड के स्क्राइब का फॉर्म आएगा उसको भरकर अच्छे से आपको ले जाना है और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड ले जाना है, तो आपको स्क्राइब भी ले जाने दिया जाएगा और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी वहाँ पर मिलेगा। फॉर्म भरते हुए यस करना है जो भी एलिजिबल है, ठीक है। और हो सकता है फॉर्म भरते समय आपसे स्क्राइब की डिटेल भी पूछी जाए, तो आप फॉर्म जब भरना तो ध्यान देना उस चीज़ पर। आपका स्क्राइब जो है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की भर्ती है ये, आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो स्क्राइब है वो या तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या इंटर में हो, इसी तरीके का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एज का तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं लिखा है। अब इसके बाद में जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो 40% से कम वाले हैं, अगर उनको लिखने में दिक्कत हो रही है, उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या स्क्राइब चाहिए, तो उनको अपेंडिक्स 1 बनवाना पड़ेगा CMO ऑफिस से या मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह से आप साइन करवा सकते हो। और उसके साथ में अगर आप अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो उसमें अपेंडिक्स 2 भी आपको ले जाना होगा, ये अंडरटेकिंग रहेगा। लेकिन अपेंडिक्स 1 जो है उस पर आपको डॉक्टर के साइन वगैरह करवा कर ले जाना पड़ेगा अगर आप 40% से कम वाले हैं तो। यहाँ पर ये भी लिखा है कि सेंटर पर पेपर सोल्व करते हुए अगर आपका स्क्राइब आपको हिंट्स दे रहा होगा या आपके क्वेश्चन कर रहा होगा तो आपको हाथों हाथ बाहर कर दिया जाएगा सेंटर से। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप खुद से पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, और इसके अलावा इसकी कट ऑफ वगैरह भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। इसलिए चैनल से जुड़े ज़रूर रहना और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।